नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं ताबिश हुसैन और हम शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं बड़ी खबर जो आ रही है उदयपुर में रेलवे के पुल पर हुए धमाके की जांच के लिए एनआईए एटीएस की टीम अब जांच कर रही है। कल उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर जावर माइंस थाना क्षेत्र में रेल पटरी के पास ये धमाका हुआ है और इस धमाके में पटरी को नुकसान भी पहुंचा है। इस धमाके में पटरी को नुकसान भी पहुंचा और इस मामले की गहनता से अब जांच भी की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता आप देखिए यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर दुर्घटना जो है वो नहीं हुई। ये राहत की बात यहाँ पर रही। और ये धमाका हाल ही में अहमदाबाद से शुरू किए गए असरवा उदयपुर एक्सप्रेस के गुजरने के कुछ घंटे पहले ही हुआ। पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर को इस लाइन का उद्घाटन किया था। राजस्थान पुलिस और एनआईए तोड़फोड़ समेत सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर एक एक्सप्लोजिव यूज करके ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की गई है और एक ऐसी साजिश रची गई है कि ट्रेन्स को नुकसान हो, पैसेंजर्स को नुकसान हो। इस तरह की कार्रवाई करने वाले जो भी व्यक्ति है उनको पकड़ के सजा दी जाएगी। एटीएस की टीम, एनआईए की टीम, रेलवे की आरपीएफ की टीम, सब की सब जैसे ही खबर मिली थी अर्ली मॉर्निंग साइट पे पहुंच के इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लॉजिकल एंड तक लिया जाएगा। जो भी इसमें शामिल है उनको पनिश किया जाएगा। ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है, इसीलिए केंद्र से एनआईए की टीम भी गई है और रिसेंटली जिस तरह की घटनाएं उदयपुर वगैरह में हुई है उन घटनाओं को देखते हुए बहुत सीरियसली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे, रेल मंत्री बता रहे थे कि काफी गहनता से सब चीजों को यहाँ पर देखा जा रहा है। गंभीर ये मामला है। परिमल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। परिमल, काफी सीरियसली इस चीज को लिया जा रहा है क्योंकि काफी गंभीर मामला भी है। रेल ट्रैक की बात है यहाँ पर, ये अश्विनी वैष्णव भी इस बारे में बता रहे थे। जांच में क्या बातें जो है अभी तक सामने आई हैं और दूसरा ट्रैक को भी दोबारा से शुरू कर दिया गया है, काफी वक्त उसके लिए लिया गया जांच करने के लिए। निश्चित तौर पे, और सबसे बड़ी बात यह है ताबिश की कल रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने और रेल मंत्री ने खुद भी कहा था कि जिस हिसाब से उदयपुर का वाकया कुछ वक्त पहले आया था तो उसको खारिज नहीं किया जा सकता इस रेलवे ट्रैक के मद्देनजर। और खास तौर पे क्योंकि एक ट्रेन में हजारों जिंदगियां होती हैं, तो अपने आप में किसी भी ट्रैक पे जब इस तरह की साजिश रची जाती है तो उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन इसमें क्योंकि एनआईए इसलिए जांच में जुट गई है क्योंकि इनको लग रहा है कि कोई इस तरह का एंगल तो नहीं है जिसको उदयपुर की पुरानी घटना से जोड़ के देखा जा सकता है वहां पर। तो प्रारंभिक जांच में एक डेटोनेटर से ब्लास्ट तो है सामने में, लेकिन अब वो रिपोर्ट मुमकिन है कि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है आज मुमकिन है कि कहीं कुछ साझा हो पाए। डिटेल रिपोर्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इस बीच में एक लंबे वक्त के बाद कल सुबह 8 बजे का वाकया है, आज सुबह 3:30 बजे के आसपास इस ट्रैक को चालू कर दिया गया जिसमें रेल सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं। और एक लंबा वक्त लगा, लेकिन इसके पीछे की जो प्रक्रिया होती है कि रात में करीब 11 बजे के आसपास एटीएस ने हैंडओवर किया रेलवे प्रशासन को ये ट्रैक जो है उसका ट्रैक रिप्लेसमेंट की बात होती है। ट्रैक रिप्लेस किया गया, फिर एक इंजन चला के देखा जाता है कि ट्रैक में कोई खामी तो नहीं है और तब जाके ये फाइनली ये तय किया गया कि 3:30 बजे से ट्रेन सेवाएं बहाल की जाए। सुबह में भी ट्रेन सेवाएं जो एज यूजुअल चलती थी अपने रूटीन के हिसाब से वो चलनी फिलहाल शुरू हो गई है। जी परिमल, एक बार ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से इस धमाके के बाद पटरी को नुकसान पहुंचा, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा होते होते टला। देखिए, आमतौर पे जानकारी आपको या तो जो लोको पायलट होते हैं वो देते हैं, गैंगमैन होते हैं ट्रैक पर वो देते हैं, या फिर आसपास के जो लोग होते हैं जो देखते हैं और जिनको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें सामने में निकल कर आई जो रेलवे प्रशासन को सूचित करना है, तो उसमें लोगों ने एक तरीके से जानकारी दी, जिसके बाद जो रेलवे प्रशासन है वो हरकत में आया। सबसे पहले वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसकी टीम भी पहुंची, आरपीएफ की टीम वहां पर पहुंची। उसके धीरे धीरे इनको लगा कि मामला बहुत गंभीर होने वाला है, तो फिर एटीएस ने इसका जिम्मा अपने हाथों में लिया और फिर केंद्र से जो एनआईए की टीम है उसको यहां से रवाना किया गया। तो ये तमाम पहलुओं को लेकर कुछ चीजें हो सकता है कि स्पष्ट हो भी जाए कुछ वक्त में, क्योंकि ट्रैक आमतौर पे उड़ाने की जो साजिश होती है वो आप भी समझ सकती हैं कि कोई साधारण आदमी नहीं उड़ाता है। इसके पीछे एक बड़ी मंशा होती है जिसको अंजाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि वो लोग नाकाम रहे और ये सूचना जो है वो समय पर मिल गई रेलवे अधिकारियों को। और कई ट्रेनों को हमने देखा कल भी कि शॉर्ट टर्मिनेट किया गया, पहले ही रोक दिया गया, शॉर्ट टर्मिनेशन की बात होती है। तो रेलवे सेवाएं एक लंबे वक्त तक बाधित रही,
लेकिन अच्छी बात ये रही कि कोई जान माल के नुकसान की वो खबर नहीं आई, उस तरीके से नहीं आई, क्योंकि लोगों ने उस तरीके से सूझबूझ दिखाया। शुक्रिया परिमल आपका इस सब जानकारी के लिए। तो कुछ और प्रतिक्रियाएं भी हैं यहाँ पर, हम आपको सुनवाते हैं। हमारे देश में और उदयपुर क्षेत्र में, मेवाड़ वागड़ में कुछ असामाजिक इस तरह के तत्व लगे हुए हैं जो सरकारों को बदनाम करना चाहते हैं। मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इसके पीछे किसका हाथ है, इसके तहत जाके इनकी गिरफ्तारी की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करे। इस घटना से मुझे लगता है कि एक बार फिर से जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा हुआ है, और इसके दोषी कोई हैं तो गृह मंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इंटेलिजेंस की फेल्योर साफ दिखती है। तो मुझे लगता है कि एक तो पुलिसिंग को सख्त किया जाए, जो दोषी है उनको सजा सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी मिले, चाहे फास्ट ट्रैक के जरिए देनी पड़े। लेकिन एक संकेत जरूर मिल रहा है कि राजस्थान अब अपराधों की शरणस्थली हो गया, अपराधियों की शरणस्थली हो गया। ये कोई बड़ा नेटवर्क है जो इस देश में अशांति फैलाना चाहता है, और मैं समझता हूं कि भारत सरकार इस पूरे बात को संज्ञान ले रही है, और निश्चित तौर पर वो सब चेहरे और वो सारे संगठन सामने आ जाएंगे जो इस प्रकार इस देश में अराजकता का वातावरण पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इसकी जांच हो और वो सारे चेहरे बेनकाब हो जो इस प्रकार की गतिविधियों के साथ देश में अशांति फैलाना चाहती है। और अब बात पड़ोसी देश चीन की करते हैं। पड़ोसी देश चीन भरोसे के लायक नहीं है, न उसके लिखे पर यकीन किया जा सकता है और न ही उसके कहे पर। ये बात थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कही है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि चीन के साथ एक ही रणनीति काम करती है कि उसके कहे पर बिल्कुल भरोसा न किया जाए, बल्कि उसकी हरकतों पर निगाह रखी जाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं अब भी आमने सामने हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच 16वें दौर की बातचीत के बाद सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति तो बनी है, लेकिन भरोसा अभी तक नहीं बन पाया है। इस बीच लद्दाख के दौरे से लौटे थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने यह बयान देकर सबको चौंका दिया कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। उसके नेचर और कैरेक्टर में भरोसा शब्द है ही नहीं। In a single sentence, if I were to describe, I'll say the situation is stable but unpredictable. अगर मैं एक लाइन में कहूं तो सिचुएशन स्टेबल है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। आप तो जैसा कि जानते ही हैं कि दोनों देशों में बातचीत चल रही है। ये बातचीत की वजह से ही हम 7 में से 5 मुद्दों में रेजोल्यूशन ला पाए हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि चीन से निपटने के लिए एक ही रणनीति काम करती है कि उसके कहे पर नहीं, उसके हरकतों पर नजर रखें। दिल्ली में चाणक्य डायलॉग्स को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने चीन से लगी सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। कहा कि चीन से लगी सरहद पर हालात स्थिर जरूर हैं, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इस बीच सेना को उम्मीद है कि चीन से अब जब 17वें दौर की बातचीत होगी तो वो डेमचोक और देप्सांग जैसे तनाव वाले इलाके पर केंद्रित होगी, ताकि सीमा पर शांति और विश्वास का माहौल कायम हो सके। चीन ने अपनी हरकतों की वजह से हिंदी चीनी भाई भाई की नीति को भारत चीन बाय बाय में बदल दिया है। हालांकि भारत को अब भी बातचीत की नीति पर भरोसा है, इसलिए उसने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और अब ज्ञानवापी मामले की बात करते हैं। वाराणसी के इस मामले में आज अहम दिन है। आज वाराणसी की एक फास्ट ट्रैक अदालत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों का प्रवेश रोकने की मांग करने वाली याचिका पर वो याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर फैसला सुना सकती है। पिछली तारीख को जज के छुट्टी पर होने के कारण यहां पर फैसला नहीं आ सका था और विश्व वैदिक सनातन संघ ने इसी साल ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश रोकने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। याचिका में परिसर हिंदुओं को सौंपने की भी मांग की गई है। और इसमें इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि शिवलिंग नुमा आकृति जो है उसकी पूजा की इजाजत दी जाए। याचिका की जो पोषणीयता है उसको लेकर फैसला आने वाला है। हालांकि
जो ज्ञानवापी परिसर है उसका जो एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराने के मामले में निचली अदालत का जो आदेश है उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर अभी सुनवाई हो रही है। तो ये मामला अब ताबिश थोड़ा बिखर भी गया है, अलग अलग जगहों पर सुनवाई इसमें चल रही है। तो आज जो अहम मामला है उसमें मुसलमानों के प्रवेश की एक बात है, उसको लेकर कहा गया है कि उनकी एंट्री बैन की जाए, इसके अलावा हिंदुओं को सौंप दिया जाए। इस याचिका पर आज फैसला आएगा कि ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अजय बताइए, इस मामले को लेकर आज जो है यहाँ पर ये फैसला आने वाला है। देखिए, आज जो फैसला आने वाला था एक ऑर्डर है, आप फैसला नहीं कह सकते, आप ऑर्डर कह सकते हैं। और ये ऑर्डर जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद में विश्व वैदिक सनातन संस्था ने जो है डाला था कि मुस्लिमों को ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश के लिए वर्जित किया जाए, उसके अलावा जो है वहां पर उनको पूजा पाठ का अधिकार मिले, ये सारी चीजें एक वर्जित करने के लिए कही गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा है, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस मामले में लग रहा है कि आज पता नहीं एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक मामला था, उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष गया था जिसकी सुनवाई हो रही थी। उस सुनवाई पर इलाहाबाद की अदालत ने 30 नवंबर तक के लिए जिला अदालत को रोक लगाया था, लेकिन ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में है। फास्ट ट्रैक कोर्ट 14 नवंबर को आज वो ऑर्डर देने वाला था जिसमें विश्व वैदिक सनातन संस्था ने जो 3 मांगे की थी। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि ये ऑर्डर आता है या नहीं आता है, इस पर भी एक वो है कि आज वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो 30 नवंबर तक जिला अदालत में किसी सुनवाई के लिए उन्होंने रोक लगाई थी, उस पर उसको लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो इस पर फिर ये ऑर्डर आ सकता है। अजय, यहाँ पर यह भी समझना चाहेंगे कि ये जो विश्व वैदिक सनातन संघ है, इन्होंने ये जो याचिका दी है कि मुस्लिमों की एंट्री यहाँ पर बैन की जाए और हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी जाए, उनको सौंप दिया जाए, उसका आधार उन्होंने क्या बोला है याचिका में? उसका आधार उन्होंने ये बोला है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर दृश्य या अदृश्य देवता की उन्होंने मांग की थी। उसमें उनको लगा कि वजू खाने में जो एक शिवलिंग की आकृति का एक मिला है, उन्हें लगता है वो हमारे आदि विश्वेश्वर शिवलिंग है जिनको की वो पूजा अर्चना करना चाहते हैं और इसी को इसी के लिए उन्होंने मांग की थी। तो उस पर इनका कहना है कि हमारे शिवलिंग चूंकि वहां मिल चुके हैं, हमारी श्रृंगार गौरी मंदिर वहां पर था और उसको जो है औरंगजेब ने तोड़ा था, अब चूंकि वो दृश्य अदृश्य दिख रहे हैं, तो इसलिए हमें वहां पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, वहां पर मुस्लिमों का प्रवेश बिल्कुल कि उन्होंने वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन्होंने ये याचिका एक अलग से डाली थी। एक याचिका जो है वो जिला अदालत में भी चल रही है, उसकी सुनवाई तेजी से चल रही है मेंटेनेबिलिटी को लेकर के, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये कई मामले चल रहे हैं। लेकिन ये एक अलग मामला है जो विश्व वैदिक सनातन संस्था जो राखी सिंह है वो गई थी। जो हिंदू पक्ष की जो 5 महिलाएं हैं उसमें एक महिला जो राखी सिंह है, वादी संख्या 1, उन्होंने ये याचिका दाखिल की है, 4 महिलाएं उनसे अलग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 नवंबर तक जो वाराणसी की अदालत में किसी सुनवाई पर रोक लगाई है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है इसमें ऑर्डर आज आता है या नहीं आता है। अब बात गुजरात चुनाव की करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में गोधरा से चंद्र सिंह राहुल जी को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने खुद को विवादों में एक तरह से धकेल दिया है। यहां पर चंद्र सिंह राहुल जी ने बिल्किस बानो केस के दोषियों को संस्कारी ब्राह्मण बताया था और अब इनको जो है यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। बिल्कुल, वो गुजरात सरकार की उस कमेटी के भी सदस्य थे जिसने उम्र कैद की सजा पाए इन दोषियों की बाकी सजा माफ करने की सिफारिश की थी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने नरोदा पाटिया हत्याकांड के एक दोषी मनोज कुकरानी की बेटी पायल कुकरानी को भी नरोदा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है और एनडीटीवी को जांच में ये पता चला है कि उम्र कैद की सजा पाए मनोज कुकरानी वैसे तो खराब सेहत के आधार पर जमानत पर बाहर चल रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी के चुनाव अभियान में मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी तनुश्री पांडे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है 30 साल की पायल कुकरानी। गुजरात चुनाव में बीजेपी की ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर विवाद शुरू हो गया है। एनडीटीवी को मिले वीडियो से पता चला है कि पायल के पिता मनोज कुकरानी गुजरात दंगों से जुड़े नरोदा पाटिया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं।
2015 से जमानत पर बाहर हैं और अब अपनी बेटी के चुनाव अभियान में मदद कर रहे हैं। ये भी तस्वीरें हैं कि मनोज कुकरानी का नरोदा के मौजूदा विधायक बलराम थवानी समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता लड्डुओं के साथ स्वागत कर रहे हैं। पायल उसी नरोदा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई है, जहां 2002 के गुजरात दंगों के दौरान भयानक हत्याकांड हुआ था और इसके दोषियों में पायल के पिता भी शामिल हैं। नरोदा हत्याकांड में 2012 में 32 लोगों को सजा हुई। मनोज कुकरानी समेत सभी दोषियों पर 97 लोगों की हत्या का इल्जाम साबित हुआ। मनोज कुकरानी के पड़ोसियों का कहना है कि सजा होने के बाद वो अक्सर जमानत पर बाहर आते रहे हैं। पायल से जब उनके पिता की भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सजा के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई है। मेरे पापा का भी काफी एक्सपीरियंस हमारे साथ है। माय मदर नियर बाय मी, शी इज ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस। सी द केसेस दैट आर बिन जिनके ऊपर अभी भी अपील पे है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। Convicted, no, it's a convicted case, right? We have kept in Supreme. We are still fighting, and I think I don't want to comment on it just for the opposition. मनोज कुकरानी के परिवार के बाकी सदस्यों की दलील है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। कोई न कोई संजोगों से उनका नाम वहाँ पे आ गया और उनको सफर करना पड़ रहा है। वो कोई गुनहगार नहीं है, वो भी एक बिजनेसमैन है, एपीएमसी मार्केट से जुड़े हुए हैं। और ये क्या है, उस टाइम पे एक हादसा हो गया और उनका नाम जुड़ गया तो वो भुगत रहे हैं, लेकिन उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। आज पब्लिक को क्या चाहिए? विकास के काम चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और गुजरात की भाजपा इतने अच्छे विकास के काम कर रही है, तो ये सब फालतू की बातें है, इससे कोई कनेक्शन नहीं। पेशे से डॉक्टर पायल का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। नरोदा से मौजूदा बीजेपी विधायक का टिकट काटकर उन्हें दिया गया है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने दंगों के दोषियों को इनाम देने के लिए ही उन्हें टिकट दिया है। तो पार्टी वालों ने ऐसा समझा होगा कि भाई अब परिवार हमारे भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए सरकार बनाने में काफी योगदान था, इसलिए हमें कुछ देना चाहिए। इसलिए मनोज की घर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कॉर्पोरेटर भी है और अभी होने वाले 2022 के गुजरात के विधानसभा में नरोड़ा विधानसभा से उन्हीं की पुत्री यानी पायलबेन कुकरानी जी को नरोड़ा विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया। इस मामले में हमने बीजेपी से भी फोन और मैसेज के जरिए प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन पायल की उम्मीदवारी ये तो बता ही रही है कि गुजरात दंगों के दोषियों को लेकर बीजेपी काफी दरियादिली दिखा रही है। नरोदा से तनुश्री पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो गुजरात में बीजेपी करीब 3 दशकों से सत्ता में है और यहाँ पर क्या इस सत्ता विरोधी कोई लहर है? क्या उसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठा पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि स्टार प्रचारक राहुल गांधी अभी तक गुजरात पहुंचे नहीं है प्रचार करने के लिए। और लेकिन अब ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बीच से निकलकर अब गुजरात जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी 22 नवंबर को गुजरात जाएंगे और चुनाव प्रचार अभियान में यहां पर हिस्सा लेंगे। अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में है और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए प्रचार में वो नहीं गए थे और अब यहां पर खबर है कि गुजरात में चुनाव प्रचार वो करेंगे। समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव आज मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल करेंगी। पर्चा भरने के दौरान उनके पति और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी साथ रहेंगे। ये सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था और इस सीट पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इस सीट के लिए बीजेपी ने अब तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इस तरह की खबरें भी मिल रही हैं कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू जो है अपर्णा यादव, उनको बीजेपी अपना उम्मीदवार यहां पर डिंपल यादव के खिलाफ बना सकती है। और उधर दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। 4 दिसंबर को यहां पर वोटिंग होनी है और इस बीच जो तैयारियां चल रही हैं उसमें कुछ ड्रामा भी देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व काउंसिल जो है वो टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए, काफी हंगामा किया। हसीबुल हसन उनका नाम है और वो कल टावर पर भी चढ़े हुए नजर आए।
कुछ घंटे टावर पर रहे इस तरह से, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। उसके बाद उनको मनाने की कोशिश जो है काफी देर तक की गई, जिसके बाद मुश्किल से उन्हें मनाकर पुलिस ने टावर से उतारा। टावर से उतारे जाने पर हसीबुल हसन ने कहा कि वो अपना पर्चा भरेंगे और साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का नाम लेकर कहा कि ये टिकट के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए तक ले रहे हैं। आप पूरे देश की मीडिया की जीत है, आप लोगों की जीत है कि जो मेरे पेपर मिल सके आप लोगों का है। और कल मैं नॉमिनेशन भरूंगा। अगर आप लोग नहीं आते, इस देश की मीडिया नहीं आती, तो आम आदमी पार्टी, दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह, ये कभी भी मेरे पेपर वापस नहीं करते। और ये नगर चाहते कि हमारे पास पेपर नहीं है। पूरे देश की चैनल के सामने इन्होंने दिखा दिया कि इनके पेपर इनके पास थे। दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह, तीनों ही करप्ट है। तीनों ने ही 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में टिकट बेचे। तो ये आप देख रहे हैं हसीबुल हसन को आखिर काफी समझाने बुझाने के बाद वो नीचे उतरे और उसके बाद उन्होंने कहा भी कि आज यानी सोमवार को वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। और अब ये भी देखना है कि क्या कुछ प्रतिक्रिया इनके ये जो बड़े बड़े आरोप हैं टिकट के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए लेने के, उस पर क्या कुछ जवाब आम आदमी पार्टी देती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए जस्टिस यूयू ललित का कहना है कि वो सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस में मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के लिए पेश जरूर हुए थे, लेकिन इसका ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि वो इस केस में अमित शाह के मुख्य वकील नहीं थे। जस्टिस यूयू ललित ने यह भी कहा कि उस केस में राम जेठमलानी थे जो मुख्य वकील थे। जस्टिस ललित ने यह भी साफ किया कि मोदी सरकार मई 2014 में सत्ता में आई, जबकि उन्हें पहली बार सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए अप्रैल के महीने में कहा गया था और तब मनमोहन सरकार सत्ता में थी। इसलिए उनके जज बनने की प्रक्रिया मोदी सरकार से काफी पहले शुरू हो चुकी थी। जब उनसे पूछा गया कि न्यायपालिका जो है वो खास तौर पर उच्च न्यायपालिका कितनी आजाद है, तो उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पूरी तरह से आजाद है, उस पर किसी तरह के दबाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई एक जज भले ही कभी किसी दबाव में आ जाए, लेकिन न्यायपालिका किसी के दबाव में नहीं आती है, ये उनका कहना है। Overall, because there is this constant question that comes up about judicial independence. How independent would you say is India's judiciary, especially higher judiciary? Supreme Court? Very independent. Very independent? Very independent. Absolutely independent. No pressures, no... See, one can't say that perhaps an individual may come under some pressure. That's a different thing. But as a body, as a collective, as an organ, as a judicial organ, it's completely independent. Have you, in your time as both a judge and Chief Justice of India, ever faced any pressure of any kind from the executive? Never, not at all. In the encounter case, when you're a lawyer, that is this being done as a kind of a reward for that? Not at all. See, so he asked me on behalf of... Soli Sorabji was the intermediary. So therefore he asked me whether will I be willing. I said yes. Then they wanted some kind of documents, that is to say your income tax returns, your bar association enrollment, and so on and so forth, which I furnished sometime in last week of April. Right. On 8th of May, I had a sitting with Justice Lodha, when he formally made an invitation, gave me an invitation to be part of the bench. 16th of May is the government changeover. Correct. So therefore, the process had begun well before the change of regime. Before that. So secondly, it is true that I had appeared for Amit Shah, but very inconsequential appearance. Okay. His main counsel was always Ram Jeठmalani. What happens is, if a counsel is not available on a particular day and the matter is going to get adjourned, then people don't brief the lead counsel. So in that capacity, I was briefed in the matter, I did appear. और अब पंजाब की बात करते हैं, जहां पर गन कल्चर को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं और अब बंदूक की संस्कृति पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर अब रोक लगा दी है। इसके अलावा यहां पर हिंसा और हथियारों को बढ़ावा देने वाले गानों पर रोक लगाई जाएगी। राज्य में हथियारों के सभी लाइसेंसों की 3 महीने में समीक्षा होगी और तब तक कोई नया हथियार लाइसेंस जारी नहीं होगा। अगर किसी ने किसी जश्न में फायरिंग की तो यहां पर कार्रवाई भी होगी।
मुंबई एयरपोर्ट पर 61 किलो सोना जब्त किया गया है और बरामद सोने की कीमत 32 करोड़ रुपए बताई जा रही है और एक दिन में इतनी बड़ी मात्रा में सोने की बरामदगी का ये पहला मामला बताया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर 7 यात्रियों को इस सोने के साथ गिरफ्तार किया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में सोना विशेष रूप से डिजाइन किए गए बेल्ट में लाया गया था और इस तरह से जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस तरह से ये बेल्ट पहन के आए थे जिसमें सोना छिपाया गया था और 7 अब गिरफ्तार किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने इंडोनेशिया के बाली जाएंगे और इस दौरान पीएम दुनिया भर के करीब 10 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। शिखर सम्मेलन कल और परसों होगा। तुर्की के इस्तांबुल के एक व्यस्त बाजार में कल शाम हुए धमाके के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी व्यक्ति ने बम को बाजार में रखा था, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें ब्लास्ट हुआ। यहाँ पर इस्तांबुल के जो गवर्नर हैं उनके मुताबिक 6 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और 53 लोग यहाँ पर इसमें घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर सेंट्रल इस्तांबुल में हुए इस धमाके के कई सारे वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर काफी भीड़ है, तभी यहाँ पर धमाका होता है, अफरा तफरी मच जाती है और लोग भागने लग जाते हैं। अब खबर बिहार से आपको दिखाते हैं। बिहार के वैशाली में एक स्कूल के मिड डे मील में कीड़ा निकला तो शिक्षक ने कहा कि कीड़े में विटामिन होता है, चुपचाप खा लो। बच्चों ने खाने से इसको इनकार किया तो शिक्षक ने छात्रों की पिटाई कर दी और इसमें एक छात्रा का हाथ टूट गया है। इसकी खबर जब मां बाप को मिली तो स्कूल में हंगामा हो गया। मामला वैशाली जिले के लालगंज अत्तुल्लापुर मिडिल स्कूल का है। खबर शिक्षा विभाग को मिली तो वरिष्ठ अधिकारियों की टीम स्कूल पहुंची और मामले की पड़ताल की। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी परशुराम सिंह भी स्कूल पहुंचे और छात्रों से बात की। उन्होंने छात्रा के टूटे हाथ का मेडिकल रिपोर्ट की जांच भी की और जांच टीम ने मामले को गंभीर बताया है और पूरे मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की बात कही है। अब बच्चे लोग हमारे क्लास में समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं। तो नहीं समझेंगे तो आप उनका हाथ तोड़ दीजिएगा सर। अब कैसे हो गया ये? तो आप मारे कैसे सर कि उनका हाथ टूट गया बच्चे का? आपको बताना होगा सर कैसे टूटा। अब इतना लोग बच्चा लोग का बुझवा था ना। बताइएगा कीड़ा में कौन सा विटामिन होता है? कीड़ा में कौन सा विटामिन होता है हमको बताइए, ठीक ना। आप हमसे ज्यादा जानते हैं, आप पढ़े लिखे शिक्षक है। आप बताए हैं, आप किसी छात्र को बताए हैं कि कीड़ा में विटामिन होता है, खा लो, बताए हैं? ऐसा थोड़ी बच्चा तो कंप्लेन कर रहा है। फूल गए थे, दवाई लगा दिए थे, फिर दादी की दवाई दी थी कि दारू दवाई खिया देना वहाँ पे घर पे। सर जी बोला माफ करो से सर जी कर रहे थे कि गोर लग रहे, माफ करो से सर जी कर रहे थे। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? हमारी दादी बोलने लगी थी, गाड़ी आया था, गाड़ी पे बैठ के हम चल गए थे हॉस्पिटल। अच्छा, ये हाथ में टूटा हुआ है कि चोट है? टूटल है।
इनके पास पहले इसका इलाज होना चाहिए है कि नहीं? और यदि ऐसी बच्चियों या कुछ ऐसे शिक्षक वास्तविक हम लोग जांच करके देख लेंगे और उसके बाद यदि होगा तो टीचर जो है निश्चित रूप से हम लोग चुके उसको अलग ढंग से रखेंगे। अलग बच्ची का आरोप है कि सर क्या हमारा हाथ मरोड़ दिया, जिससे हाथ टूट गया है। ऐसा देखिए हम लोगों के परहेज संज्ञान में नहीं आया था, आज संज्ञान में आया है, तो हम लोग जो है इसका समुचित जो है वो जो समाज के लिए, बच्चे के लिए, सभी के लिए तो हम लोग करते हैं। पंजाब में गन कल्चर यानी बंदूक की संस्कृति पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा हिंसा और हथियारों को बढ़ावा देने वाले गानों पर रोक लगाई जाएगी। राज्य में हथियारों के सभी लाइसेंसों की 3 महीने में समीक्षा होगी और तब तक कोई नया हथियार लाइसेंस जारी नहीं होगा। अगर किसी ने किसी जश्न में फायरिंग की तो कार्रवाई होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर 61 किलो सोना जब्त किया गया है और बरामद सोने की कीमत 32 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक दिन में इतनी बड़ी मात्रा में सोने की बरामदगी का ये पहला मामला बताया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर 7 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में सोना विशेष रूप से डिजाइन किए गए बेल्ट में लाया गया था। हरियाणा के कैथल में 11,000 टन गेहूं सड़ने के मामले में जांच रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं सड़ने के लिए बारिश, नमी, धूप और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जिम्मेदार बताया गया। जांच कमेटी ने हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि 6 महीने से ये गेहूं खुले में रखा हुआ था, लेकिन एफसीआई ने नहीं उठाया, जिसके चलते गेहूं सड़ गया। एनडीटीवी की खबर के बाद ही हरियाणा सरकार ने ये जांच कमेटी बनाई थी। 100 करोड़ के नजदीक का गेहूं सड़ गया। गेहूं नहीं सड़ा, गरीब की जो रोटी है उसको भाजपा की सत्ता का घुन लग गया। और हिमाकत देखिए, पहले गरीब की रोटी छीन ली और उसके बाद जिन लुटेरों ने रोटी छीनी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद कहा कि भगवान का कसूर है। भगवान के कसूर के कारण 100 करोड़ रुपए की गेहूं, लगभग 43,000 मीट्रिक टन गेहूं वो खत्म हो गई। अंधेर नगरी चौपट राजा, यही खट्टर सरकार का तौर तरीका है। राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में कल केस दर्ज हुआ। यह केस बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने दर्ज करवाया। साथ ही उन्होंने अखिल गिरी को बर्खास्त करने की मांग की। उनका कहना है कि इस मामले में ममता बनर्जी चुप हैं और उन्होंने अब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा कि इस तरह के बयानों की माफी नहीं है। वहीं बीजेपी ने कोलकाता में अखिल गिरी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता विधानसभा विरोधी दलनेता शुभेंदु अधिकारी আমার সম্পর্কে গত কয়েক মাস আগে থেকে যে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করছেন, আমি সেই মন্তব্যের। हमारे साथ बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी नॉर्थ एवेन्यू थाने में पहुंचे हैं बंगाल के मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ। क्यों? देखिए, आप लोग जानते हैं कि अखिल गिरी जैसा एक नंदीग्राम में एक रैली में, सभा में, जैसे तरीके से देश के सर्वोच्च पद में, लोकतंत्र के सर्वोच्च पद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को जैसे तरीके से अपमान किया है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं नॉर्थ एवेन्यू थाना पे एफआईआर के लिए। और अभी तक ममता बनर्जी ने उसको बर्खास्त नहीं किया है। और ममता बनर्जी जब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई जगह में देखते हैं कि महिला के ऊपर कुछ होते हैं तो उसको कैंडल मार्च निकल देते हैं, सांसद को भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बंगाल में जब उनका खुद का मंत्री ने बोला, वो अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अखिल गिरी ने माफी मांग ली है, टीएमसी ने भी इसकी निंदा की है। 27 अक्टूबर जब अखिल गिरी ने बोला था तब माफी मांगा था क्या? टीएमसी ने क्या बोला था कि इसके साथ हम लोग का कुछ संपर्क नहीं है, पार्टी इसको सपोर्ट नहीं देते हैं? एक बार तो कुछ भी नहीं बोला। सेकेंड बार भी उन्होंने ऐसे ही बात किया। ये बार बार होने से तो ये नहीं चलेगा। अगर ये चलेगा
तो देश का जो संविधान है, संविधान का हत्या हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं अखिल गिरी को बर्खास्त करें। हम लोग चाहते हैं अखिल गिरी राजधानी में ऊपर में आके देश के सामने, सबके सामने ममता बनर्जी भी क्षमा मांगे। एक अंतिम सवाल है कि बेवजह टीएमसी करे आप उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रही हैं। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी सबका, देश का प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति है। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये लोग को लगता है, ये लोग जब ऐसा कुछ कर देते हैं, उनका लोग ऐसा कुछ गलती, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा इंसल्टिंग, बड़ा बड़ा खराब काम कर देते हैं, तब उसको वो बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है। तो माफी आपको मंजूर नहीं है? माफी नहीं, उसको देश के सामने आके राजधानी के ऊपर में आके क्षमा मांगना चाहिए। देश के 10.5 करोड़ आदिवासी समाज है, उसके सामने माफी मांगना चाहिए। ये जो उन्होंने बोल दिया है। जिनका ये कहना है कि जो अखिल गिरी ने माफी मांगी है वो उन्हें कबूल नहीं है, बल्कि यहाँ दिल्ली में आके उन्हें जो है देश से माफी मांगनी चाहिए, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी आज G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के बाली जाएंगे। इस दौरान पीएम दुनिया भर के करीब 10 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडोनेशिया में पीएम प्रवासी भारतीयों को एक कार्यक्रम में संबोधित करेंगे और उसमें शामिल होंगे। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शेल्ज और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात भी हो सकती है। शिखर सम्मेलन कल और परसों होगा। तुर्की के इस्तांबुल में एक व्यस्त बाजार में कल शाम हुए धमाके के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इसी व्यक्ति ने बम को बाजार में रखा था जिसमें धमाका हुआ था। इस्तांबुल के गवर्नर के मुताबिक धमाके में 6 लोग मारे गए, 53 घायल हैं। सोशल मीडिया पर सेंट्रल इस्तांबुल में हुए इस धमाके में कई सारे वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर काफी भीड़ है, तभी तेज धमाका होता है, अफरा-तफरी मच जाती है, लोग भागने लगते हैं। घटना के बाद वहां का क्या हाल था, ये बता रहे हैं सेंट्रल इस्तांबुल से वरिष्ठ पत्रकार अली मुस्तफा। I am on Istiklal. It's one of the main streets at Shoshone Metro, and the explosion happened about a 10-minute walk that way towards Taksim. A lot of commotion. I could hear the explosion in Karakoy, which is downhill from Shoshone, and coming up is a bit of a stretch, but we are being told by the police that they feel that this explosion was a targeted explosion, but no official confirmation of what the nature of this explosion was. But that particular area is now being cordoned off. Yeah, the police have brought out the barricades. This is where a lot of the embassies and consulates are as well. And the explosion happened in that direction. It's a tense situation here. These sort of attacks had kind of stopped on Istiklal in Turkey for some time, many years now, but it seems that there's a return to some violence now back in this country.